अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच पर इत्तेफाक। बेंच को आईनी अदालत के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। 3 सियासी जमातों का इत्तेफाक, हुकूमत की कमाल हिकमत का शाखसाना। हुकूमत का यह दावा है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। रात गए साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बहू का अगवा, जमात के कारकुनान की गुमशुदगी, भारी भरकम रकूम की पेशकशें। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के खिलाफ अगले चंद घंटों में सड़कों पर दमादम मस्कल अंदर। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में फकत 8 दिन बाकी हैं। सियासत का दर्जा हरारत 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने आज पहली बार जाने का अंदिया दे दिया, मगर नए चीफ जस्टिस की तैनाती का हुकूमती नोटिफिकेशन ताहाल गुमशुदा है। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हो चुका है। कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र नहीं है। हमने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तिफाक हासिल कर लिया था, खास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पे कायम हैं। एक संजीदा फैसले की तरफ हम गए तो इंशाल्लाह आईन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा। उस कंसेंसस जो कल 2 जमातों के दरमियान में था, आज 3 जमातों के दरमियान है। जुडिशियल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मजीद काफी करीब पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अगले एक आध रोज में उस पर भी। बज़ाहिर हुकूमत आईनी वफाकी अदालत से तो बैक डाउन कर चुकी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यानी कि हदफ अभी भी एक अहम हदफ 9 मई के मुल्जिमान का, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है। कल भी आईनी बेंच के बदले 9 में मुल्जिमान के फौजी ट्रायल्स पर जोर दिया गया। गरम बहस जारी रही। रायवंड में मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समेत ये कायल करने की कोशिश की गई मौलाना साहब को कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स को यकीनी बनाया जाए। लेकिन आज सैयद खुर्शीद शाह की जेर सदारत पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है। हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनेगा और आईनी बेंच पर तहरीक इंसाफ समेत किसी जमात को एतराज तो नहीं, लेकिन हुकूमत आईनी अदालत के क़याम के मुसवदे से पीछे हट चुकी है। मगर आईनी बेंच को आईनी कोर्ट की मुकम्मल पावर्स और इख्तियारात हासिल होंगी। बेंच में मौजूद जजेस की तकर्री में सीनियरिटी की कदगन नहीं होगी। सो लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया। ये फेस सेविंग फॉर्मूला रात के अशाइये में डिटेल में डिस्कस हुआ, जिसे आज खसूसी कमेटी में पेश किया गया है। लेकिन कुछ लोग कुछ दो की इस पॉलिसी में अभी मौलाना और तहरीक इंसाफ ने सीनियरिटी प्रिंसिपल को दफनाने पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक नहीं किया। मुजवजा हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी बेंच की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। ड्राफ्ट में जुडिशल कमीशन के अमल को भी रिकॉन्स्टिट्यूट करने की तजवीज दी गई है। ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर 3 सीनियर जजेस में से किसी एक के तकर्रुर की तजवीज है। ड्राफ्ट के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस के नाम तजवीज करेगी। जुडिशल कमेटी की हैयत को भी बदला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी अपनी तजवीज वजीर आजम को भेजेगी। सदर के दस्तखत से वो नोटिफाई हो जाएगा। हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील में 6 जजेस शामिल करने की तजवीज है। ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन में वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, कुछ वकला, 2 MNAs और 2 सेनेटर्स को भी शामिल करने की तजवीज है। ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर JUIFA को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज आईनी तरमीम के मामले पर कुछ अहम मुलाकातें भी अभी बाकी हैं। आज ही सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की, जिसमें आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। तहरीक इंसाफ वफ्द और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अभी मुलाकात होने जा रही है। हुकूमत और JUIFA ने मुश्तरका मुसवदे पे तहरीक इंसाफ से मुशावरत का फैसला कर लिया है। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसवदा तहरीक इंसाफ की आदत के साथ शेयर करेंगे। मुसवदे की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। एज वी स्पीक तहरीक इंसाफ के वकला भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम सेनेट में कल पेश करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमती सेनेटर्स के एजाज में जोराना दिया गया और जोराने में वजीर कानून आजम नजीर तार ने आईनी तरमीम के मुसवदे पर एक डिटेल्ड ब्रीफिंग दी और वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। जोराने के बाद मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कल सेनेट में आईनी तरमीम लाई जाएगी। हम इत्तफाक के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बकौल उनके बस एक फूंक की मार है। हुकूमत अपने तौर पर आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का अमल मुकम्मल कर चुकी है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का यह दावा है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं डालेंगे।
हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे MNAs को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे। हमारे MNAs कमिटेड, लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 MNAs आपके साथ नहीं है और वो वक्त बताएगा। आपको इतनी हैरानगी हो जाएगी जब आपके 7 MNA इस फ्लोर पे हमारे तरफ आएंगे कि वो आपको वोट नहीं देंगे। ये मैं बड़ा वसूख के साथ दावा कर रहा हूँ। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से अगले 24 घंटों में आईनी तरमीम के खिलाफ हर सूरत एहतजाज की कॉल दे दी गई है। गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इजलास का एलामिया जारी किया। तहरीक इंसाफ जुमे को मुल्कगीर सतह पर एहतजाज करने जा रही है। इजलास में पार्लियामान के दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक हो चुका है, जबकि सियासी कमेटी की जानिब से बानी चेयरमैन इमरान खान की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खानम, इंतजार हुसैन पंचोता एडवोकेट, आजम स्वाति और तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सदर समेत तमाम गिरफ्तार कायदीन, कारकुनान और अरकान पार्लियामान की फौरी रिहाई पर भी जोर दिया गया है। तहरीक इंसाफ हर सूरत एहतजाज का इरादा रख चुकी है। नतीजा अगर गिरफ्तारियों की सूरत में भी निकले तो भी जमात पीछे नहीं हटेगी। कल इंशाल्लाह जुमे के दिन हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर इमरान खान की रिहाई, उसके ऊपर आप लोगों ने निकल के पुरअमन एहतजाज करना है। साथ साथ जो एक गैर आईनी एक तरमीम की जा रही है, इसके खिलाफ अपने आवाज उठानी है। हम ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं, क्योंकि ये अदलिया जिसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने कब्जा किया हुआ है, हम इस हुकूमत को हटा कर रहेंगे। इमरान खान साहब की आज़ादी भी बेइंतहा ज़रूरी है। क्या कर लेंगे ये है, ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार करते हैं, मारपीट करते हैं, मगर मुल्क की तकदीर आपके हाथ में है। घबराना नहीं है, निकल आओ। फस्तायत के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, ओहदेदार नहीं, तमाम अवाम इसमें शिरकत भी करे और वकला, डॉक्टर्स, टीचर्स, तलबा, तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग बाहर निकलें और इस फस्तायत की आग को बुझाएं। सलमान अकरम राजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत इमरान खान की हमशीरा से मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन अदालत ने हमारी दरख्वास्त रद्द कर दी। इंतजार पंचोता को भी 9 रोज से लापता कर रखा है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि उनसे 70 MPAs ने राब्ता किया है और कहा है कि इस वक्त पंजाब में फस्तायत का आलम है। इस सूरत हाल में हम रूपोश हैं। यह आयरनी भी खूब है कि एक तरफ सियासी जमात एहतजाज करे तो गिरफ्तारियों का खदशा, अगर एहतजाज ना भी करे तो उठाए जाने का खौफ। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी की जानिब से रात गए इंकशाफ किया गया कि उनकी भाभी को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। 2 बच्चों की मां रात गए वापस तो आ गई, लेकिन फिर आज तहरीक इंसाफ से हटके JUI फे भी बोल पड़ी और ऐवान बाला में BNP मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान चादर और 4 दीवारी का तस्करा करते हुए आबदीदा हो गई। आज रात 10:30 बजे के करीब हमारे घर के बाहर से मेरी भाभी जो कि ज़ैन हुसैन कुरैशी की अहलिया है, उन्हें अगवा कर लिया गया है नामालूम अफराद ने। इस मुल्क में इस वक्त जो निज़ाम नाफिज है उसमें ना माएँ, ना बेटियाँ, ना बहनें महफूज हैं। मेरा बेटा एहसन रियाज फसियाना जो कि इस हाउस का साबिक मेंबर भी है, 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात से लापता है। हमारे घर से आकर नामालूम लोग उसे लेके जा चुके हैं। मेरा बच्चा अभी तक लापता है। अगर मिल बैठ के बात करें, उस मसाइल की जानिब जाएं जिसे हम हल करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा बजाय कि चादर और चादीवारी की पामाली हो, बजाय के मसाइल को और मजीद बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया। जब जिस दिन ये बहन जो है, मैं इससे बात कर रहा था सर, इसकी आंखों में आंसू थे, तकरीबन रोने वाली थी। तो खुदा के वास्ते इसको जो है ना इस तरह से वोट ना ले। हम सारे आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह से वोट नहीं देंगे, इस तरीके से वोट नहीं देंगे। सिर्फ इस बहन और बच्ची के साथ नहीं हो रहा, इसकी पार्टी का दूसरे कासिम साहब है उसके साथ भी हो रहा है। मेरी पार्टी के लोगों को भी जो है ना इसी तरह से जो है ना वो कहा भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। अगर इस तरह से लेके जाना है तो फिर अख्तर मैंगल ने अगर रिजाइन किया, कल नसीमा रिजाइन कर देगी और भी हम में से 5-7 लोग रिजाइन कर जाएंगे। मुमकिन है कि उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूँ सर। आपको बताते चले एज वी स्पीक तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पहुंच चुका है, जिधर अब हतमी बैठक लगेगी। एक बार फिर ये कोशिश की जाएगी कि इत्तेफाक राय कायम किया जा सके। मौलाना फजल रहमान साहब ब्रीफ करेंगे तहरीक इंसाफ के वफ्द को कि कल रायवंड में क्या क्या बातचीत हुई और इस ड्राफ्ट के ऊपर गुफ्तो शनीद की जाएगी। साथ ही मुबैना माली मंडी भी खूब गर्म है। साहबजादा हामिद रजा ने इल्जाम आयद किया है कि हमारे पास फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, अरकान असेंबली को 1 अरब रुपए तक की ऑफर्स दी जा रही हैं। स्वात में एक MNA को भी बुलाया गया और जो कुछ कहा गया वो भी कॉल रिकॉर्ड में हमारे पास महफूज है। हमारे कई MNAs पर दबाव है और कारोबार बंद किए जा रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आला KPK और तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान का इल्जाम है कि उनके कारकुनान को अरबों की पेशकशें हैं।
मैं खान साहब के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ वोट देने से बेहतर ये समझती हूँ कि मैं रिजाइन कर दूँ। मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, मेरा बेटा मेरे घर पे नहीं है। मैं हलफ लेता हूँ, आज मुझे ऑफर हो रही है कि मौजूदा कानून साजी में आप हुकूमत को सपोर्ट करें तो मैं आपको 40 करोड़ रुपए दूंगा। 40 किया 80 करोड़ भी देने को तैयार है। मैं इनके पैसे और ऑफर को मुस्तरद करता हूँ। प्रेशर तो नहीं है मैम, आपको भी पता है कि प्रेशर है, तो आप वोट करेंगे फिर मैडम किसका प्रेशर? इस वक्त रेड्स हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। लोगों को ऑफर्स हो रही हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश किसी मुल्क किसी जगह पे। ये हमारे एमएनएस को ऑफर्स हो रही हैं, 7 वजारतें जो हैं वो ऑफर हो रही हैं। इसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे ही नहीं है। इसी तरह हमारे सेनेट के मेंबरान के साथ हो रहे हैं। एक तरफ वुकला आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े हैं, दूसरी जानिब नए चीफ जस्टिस की तकर्री भी वुकला में पैदा होने वाली बेचैनी में एक अहम वजह साबित हो रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट में फकत 8 दिन बाकी हैं, मगर अभी तक नए चीफ जस्टिस का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन यह बहस जरूर छिड़ गई है कि 1 या 2 नामों के ऊपर फॉर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट द कोर्ट द बेंच नाउ इत्तफा हो गया है। सीनियर कानूनदान हामिद खान का बहरहाल ये कहना है कि किसी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को अगला चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, सीनियर मोस्ट का हक है। खासतौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस को टॉप 3 में से चुना जाता है, काजी साहब को घर भेजकर भी मंसूर अली शाह साहब को नहीं आने दिया जाता, तो आपको कबूल होगा? नहीं कबूल होगा। हम किसी सूरत में सीनियरिटी के असूल को नहीं पामाल होने देंगे। आप चाह रहे हैं ना सिर्फ काजी साहब घर जाएं बल्कि मंसूर अली शाह साहब को उनको जायज? हमारा बहुत पुराना मुतालबा है और जो आइन की अब शिक है, जो कि हमारे मुतालबे पर पेश है आर्टिकल 175A में, कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसी का हक है कि वो चीफ जस्टिस बने। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम से बात करने से पहले खुशामदेद कहेंगे सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक, काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, गहरी नज़र रखते हैं जो खबरें मौसूल हो रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाए दीजिएगा काशिफ, आईनी तरमीम में ऑफ द टेबल तरमीम कुछ इस तरह से हैं कि वफाकी आईनी अदालत अब नहीं बनने जा रही बल्कि आईनी बेंच बनाया जाएगा और जजेस की उम्र में तोसी ऑफ द टेबल है एज ऑफ राइट नाउ, मगर चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत को 3 साल जरूर करने पर बात हो रही है एज ए टेन्योर पोस्ट। अब आर्टिकल 8 को भी नहीं छेड़ा जाएगा, जबकि जजेस की एक अदालत से दूसरी अदालत में जो ट्रांसफर्स थी वो भी ऑफ द टेबल हो गई हैं। इस एज वी स्पीक आईनी अदालत के जजों को हटाने के हवाले से जो एक तजवीज दी थी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की, वो भी अब हट गई है। सो डू यू थिंक द बल्क ऑफ व्हाट जिसके ऊपर एहतजाज हो रहा था हटा दिया गया है? जी, आज मेरी जब बात हो रही थी असद कैसर साहब से, उन्होंने कहा कि जितना हम समझ रहे थे कि खराब तरमीम आएगी, ये उतनी ख़राब नहीं है, बल्कि उनका ख्याल था कि काफ़ी डिसेंट चीज़ें हैं इसमें, इसके ऊपर बात हो सकती है। और अगर मैं इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए तो हो सकता है किसी इस सूरत में तहरीक इंसाफ इसकी हिमायत भी कर ले। लेकिन अभी आपने जो कहा कि क्या कुछ इसमें से निकाला गया है, जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट जो मैंने देखी है, टॉप 3 जजेस में से एक जज को अपॉइंट किया जाएगा। ये भी इस्तेकाक शायद हुकूमत अपने पास रखना चाहती है, जिसके ऊपर मामला फंसा हुआ है। देखिए, तरमीम अभी निकली नहीं है, तरमीम कहीं ना कहीं थोड़े मामला फंसे हुए हैं। अभी आपने जो सारा एक ओपनिंग में सारा कुछ बताया कि किस किस ने क्या क्या तकरीर की और क्या क्या प्रेशर्स हैं MNAs और सेनेटर्स पे, उसको देख कर तो लगता है कि माइनस मौलाना फजल रहमान नंबर पूरे करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर आपने मौलाना साहब के 7 नंबर पूरे करने हैं तो वो 3-4 लोग चाहिए। यहाँ JUIF के लोग भी, उनको भी धमकियाँ मिल रही हैं। इमल वली खान ने आज तकरीर की, अख्तर जान मेंगल वज़ारा सेनेट की साइड है, तहरीक इंसाफ के लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिन जो ये इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि नंबर्स कुछ ज़्यादा चाहिए जिसको पूरा करना चाहते हैं, और अगर ज़्यादा नंबर चाहिए तो इसका मतलब मुसवदा भी शायद तब्दील हो सकता है। आखिरी वक्त में कोई ऐसा मुसवदा आ जाए जिसमें कुछ ऐसी शिकें हों जो मौलाना साहब के लिए और बाकियों के लिए काबिल कबूल ना हो। मैं सिर्फ हालात को देखते हुए कह रहा हूँ। वैसे तो हुकूमत, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अब मौलाना साहब जब तहरीक इंसाफ से उन्होंने बात की है, मुसवदा शेयर किया है, उस मुसवदे को देखकर तो सब खुश हैं कि हाँ चलो इस पे वी कैन डू बिजनेस ऑन दिस। बट जो हालात है, जिस तरह ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, अब लेट्स होप के कुछ
there's no सर cat that is सेनेटर pulled out of the bag at the मुर्तजा last कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे सकते हैं अगर ये हथकंडे जारी रहे. सो आई मीन इट कैन गेट फ्रॉम बैड टू वर्स इफ बेटर सेंस डजंट प्रिवेल. मगर हसनात, मैंने अब काशिफ से ऑफ द टेबल का पूछा, लेकिन अगर ऑन द टेबल की चीजों को देखा जाए तो आईनी बेंच की तश्कील एक ऐसा जुडिशल कमीशन देगा कि जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का ताल्लुक है तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से लगाया जाएगा. मगर कल तक जो मेरी कुछ सीनियर लोगों से बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि मंसूर अली शाह साहब को बनने देंगे इस बार चीफ जस्टिस, और अगली दफा से जब जस्टिस मुनीब की बारी आनी है तब से ये 3 का पैनल तजवीज होगा जिसके अंदर से सिलेक्ट किया जाएगा. क्या मालूमात हैं आपके पास अभी तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर ये अमेंडमेंट में जो सवालात उठ रहे हैं, एप्रीहेंशन हैं, काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं. लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब का ही रास्ता रोका जा रहा है. हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न है, और जो जुडिशल कमीशन करेगा 13 मेंबरान हैं, उसमें जो है वो हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, पार्लियामेंट के लोग भी हैं, 5 जजेस भी हैं. सबसे पहले तो वहीं पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है वहाँ हुकूमती लोग कहेंगे जी फलां जज बैठे, जुडिशरी के लोग कहेंगे फलां बैठे, तो ये तकसीम वहाँ से ही शुरू हो जाएगी. और मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ये सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं, अब तो डे टू डे अफेयर भी उसमें एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी कि अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और जो पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं वो हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो बताएंगे कि जी फलां जज को बिठा दें, फलां को बिठा दें. किसी का वो लाइक माइंडेड एक का होगा, किसी का 2 का. ये मेरा ख्याल है हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है. ये जो अदलिया ट्रिकॉटमी ऑफ पावर की बात होती है, तो ये प्रिंसिपल के मुताबिक तो अदलिया का काम है कि वो बेंच बनाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बनाए, 3 जज बनाए. और ये जो पीडीएम गवर्नमेंट है, पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाए, फिर उसके बाद ये इन्होंने अब ऑर्डिनेंस लाए, उसको फिर अब ये आईनी जब सूट किया. मगर हसनात, ये जो आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं उसके लिए जस्टिस याया का नाम बहुत लोगों से मुझे सुनने में मिल रहा है, पीपल हु आर इन द पावर कॉरिडोर्स. जी, ये कोशिश की इतलात भी यही है कि मंसूर अली शाह साहब को एक तबका चाह रहा है कि उनको ना बनाया जाए, और जैसे याहिया अफरीदी, क्योंकि अगले 3 साल जिस किस्म की प्लानिंग है हुकूमत की कि ऐसा जज हो जो किसी तरह भी कोई जैसे याहिया अफरीदी पे ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन पे कोई इन्फ्लुएंस इस तरह नहीं किया जा सकता, और वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल एक फिगर हैं, उन पे मेरा ख्याल है कि उन पे ऑब्जेक्शन नहीं. लेकिन मंसूर अली शाह पे एक मसला ये है कि जो बड़े बड़े मसाइल हैं हुकूमत के, और सबको मालूम है कि अगर ड्राइविंग सीट पे मंसूर अली शाह होंगे तो फिर मसाइल ज़्यादा जो है वो हुकूमत के लिए बन सकते हैं. उन एप्रीहेंशन की बुनियाद पे याहिया अफरीदी साहब के चांसेस ज़्यादा हैं. लेकिन हुकूमत के अंदर भी एक तबका है जो चाहता है कि हमें अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया, सब कुछ कंट्रोल कर लिया, अब कोई कबात नहीं है इसकी, जो इस निज़ाम की क्रेडिबिलिटी के लिए जैसे मंसूर अली शाह का होना ज़रूरी है. लेकिन जुडिशरी के अंदर ये बात हो रही है कि सबसे पहले ये है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल, जिनकी वजह से इस वक्त अदलिया में मैं समझता हूँ तबाही आई है, और उनका जाना ज़रूरी है. जब वो जाएंगे बाद में चीज़ें देखी जाएंगी. मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अमेंडमेंट हो रही है, आज तो उन्होंने इस हवाले से हिंट दे दी, उन्होंने इस हवाले से बात की है हसनात के अपने दौर में नहीं लगाऊंगा ये केस, ये बात कर रहे थे वो आज अदालत के अंदर. सो ये सबसे वाज़े और पहला इशारा है दैट ही प्लान्स टू गो. मगर काशिफ, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम देखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वजारत दिफा की तरफ से उनके उस पोस्ट के लिए एक भेजी गई एक पैनल में से मुंतखब किया जाता है, जो आखिरी मुतवक्किल तरमीम है ऑन द टेबल, वो जजेस तैनाती के लिए मौजूदा पार्लियामानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को जम करने की भी है, एंड देन दे विल चूज फ्रॉम द पैनल गिवन. मगर एक बात वाज़ेह है कि जो तरमीम लाई जा रही हैं वो चाहे वफाकी आईनी अदालत ना भी बनाए जाने के ऊपर इत्तफाक हो गया हो, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को ये डिमिनिश तो जरूर करेंगी. देखिए, पोलिटिसाइज भी करेंगी सुप्रीम कोर्ट को. वैसे आपने जो बात की कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बल्कि अगले चीफ जस्टिस से इसका इतलाक हो, मैंने आज पूछा तो उसका तो मुकम्मल तौर पे JUI कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल अंडर डिस्कशन नहीं कि इसका इतलाक यानी 3 के पैनल में से हो, ये इस चीफ जस्टिस से ना हो, अगले से हो. तो उन्होंने तो डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन आप देखें क्या क्या करने से पोलिटिसाइज आप जुडिशरी को कर रहे हैं. अब जबकि सरकार के हाथ में चला गया कि किस जज को किधर लगाना है और किस जज को चीफ जस्टिस लगाना है, तो जजेस की तो कोशिश होगी कि वो हुकूमत के खिलाफ फैसले ही ना दें. जिस जज को हुकूमत पसंद करेगी वो जज आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो जज आएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर.
जो जजेस अगर हुकूमत के खिलाफ फैसले करेगा, या वो लेट से अगर हम उसको उस वक्त ये कहा जाए कि अमूमन सरकार ही होती है जिसके खिलाफ केसेस सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जाया करते हैं, तो अब आप वो रास्ता खोल रहे हैं जिसमें सरकार, हुकूमत जो भी हुकूमत वक्त होगी वो जजेस के साथ लॉबिंग करेगी, अपनी मर्जी के जजेस को ऊपर लाया जाएगा, अपने मर्जी के जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लाया जाएगा। कीप इन माइंड हम सब मानते हैं कलामी माँ देखें कि जो 2 कमेटीज को जम किया जा रहा है, सर जो जम भी किया जा रहा है, कीप इन माइंड कि उसके अंदर वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, बार का भी बंदा, साबिक जज, 2 एमएनएस, 2 सेनेटर्स, और अगर जुडिशरी की साइड से अगर जुडिशरी मुनकसिम हुई, डिवाइडेड हुई जिस तरह के आज है, सो दैट विल बी अ इजी वॉक ओवर फॉर द एग्जीक्यूटिव। जी, अगर आप आज देखें लॉ मिनिस्टर ने बार काउंसिल्स भी कंट्रोल की हुई हैं, अटॉर्नी जनरल ज़ाहिर हुकूमत खुद अपॉइंट करती है, जो पार्लियामेंटेरियन है वो इसी बुनियाद पे ही लगेंगे, दोनों साइडों से होंगे। सो हुकूमत विल ऑलवेज हैव दिस एडवांटेज, और अगर हुकूमत का एडवांटेज होगा तो ये आप जो बुनियाद है इस आइन की कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, किसी भी हुकूमती प्रेशर से आज़ाद होना चाहिए। अभी तक हो क्या रहा था कि जजेस अपॉइंट होते थे, उसके बाद एक प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का जो खुद ही चलता, लोग जो भी चीफ जस्टिस बनना, आपको पता है कि 2028 में कौन होगा, 40 में कौन होगा, जो लोग अपॉइंट होते हैं उसके मुताबिक ही आपको पता होता है कि ये निज़ाम ऐसे चलेगा। वैसे भी जजेस के बारे में तो मुझे याद है कहा जाता था कि चीफ जस्टिस इज़ वन अमंगस्ट इक्वल्स। ये और इदारों की तरह नहीं है कि जिसमें जो चीफ जस्टिस बन गया या चीफ बन गया उसके पास बहुत इख्तियार है। यहाँ पे तो चीफ जस्टिस वन अमंगस्ट इक्वल है, वो किसी को ये नहीं कह सकता कि फैसले मेरी मर्जी से दो। वो तो अब भी हमारा निज़ाम इस किस्म का हो गया, कमज़ोर निज़ाम है, कमज़ोर लोग ऊपर आते हैं, ऑब्लाइज्ड होते हैं कि सर थैंक यू वेरी मच। अब आप देखें जिसने प्रमोट किया, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया, कहाँ गए वो सारे जज उनके साथ ही खड़े होते हैं। आज भी बेंच देखकर आपको पता चल जाता है कि बेंच फैसला क्या देगी, पहले भी पता लग जाता है बेंच क्या फैसला देगा। तो अब इन चीजों से निकलना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। हाँ, मगर निकालेगा कौन? मगर वील गेट टू दैट। हसनात, इस ड्राफ्ट के अंदर ये गो के आपने पॉइंट आउट सही किया कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच पर इत्तेफाक तो हो गया है, लेकिन आईनी अदालत के तमाम तर जो पावर्स और इख्तियारात हैं वो इसे हासिल होंगे। सो ये जहन में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की अमारत तो शायद एक ही हो, मगर चीफ जस्टिस की सरबराही में एक ऐसा मखसूस बेंच होगा कि जो आईनी मामलात देखेगा, और इस बेंच को बनाने में एग्जीक्यूटिव का पूरा अमल दखल होगा, उसके पास गैर मामूली इख्तियारात होंगे। सादा अल्फाज में ट्रैकोटमी ऑफ पावर का जो असूल आप हाईलाइट कर रहे हैं, क्या वो मौलाना साहब या तहरीक इंसाफ या कोई और इसको नहीं उठाएगा? और अगर ना भी उठाएं तो क्या जज साहिबान की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा? क्योंकि मुनीर मलिक कल मेरे शो के ऊपर कह रहे थे कि द जेंटलमैन इन रोब्स, हाजिर सर्विस जजों को डट जाना चाहिए। एतजाज एहसन साहब कहते हैं ये अभी नहीं तो कभी नहीं का मौका है। आर यू एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन? देखिए, फिलहाल तो वो ये चाह रहे हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस काजी फैसला हैं ये जाएं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि जब भी कोई मूव आती है तो वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये 25 तारीख तक तो ये इसी तरह, बल्कि ये अपॉइंट में भी अगर किसी और को भी चीफ जस्टिस कर दिया तो फिलहाल कोई इतना रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन अदलिया बिल्कुल इस पे रेजिस्ट करेगी, ये भूल जाएंगे अगर, और इस पे मेरा ख्याल है कि फिर बहुत ज़्यादा मसाइल, इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। और जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, पहले आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जज यानी कहा कि जी वो डिसाइड करेंगे जी केस कौन सा लगाना है, 5 कर दें। क्या ज़रूरत है जुडिशल कमीशन में? अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और लॉ मेकर जो 4 हैं, वो भी पूरा जुडिशल कमीशन जो जजेस अपॉइंट करता है वो अब जो है वो बेंच भी वो बनाएगा। तो फिर ये मेरा ख्याल है किसी टाइम पे तो ये अमेंडमेंट आ जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेंच बना देंगे कि 17 में से कौन कौन से जज। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ जा रही है। फिर एक तो ये भी हो जाएगा, ये भी शायद हो जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसले भी खुद ही लिख कर भेज दिया करें कि मेरे ख्याल में ये फैसला और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बाइंडिंग होगा। और साथ में इस असनाद एक ये भी देखिएगा, इस मुसवदे में जजेस की ACR भी सरकार यानी हुकूमत लिखेगी, ये कमेटी बनाएगी। ये भी एक ये कितना एक इस जुडिशरी को आपके ख्याल में उनको गुस्सा आएगा कि हमारी ACR अब सियासतदान लिखेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा ये जो प्लान है वो ये है कि अदलिया को कमज़ोर किया जाए, कंट्रोल किया जाए, किसी तरह भी अदलिया किसी मामले में भी जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है उसके लिए कोई रुकावट ना बने। हालांकि मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब को अगर ये नोटिफाई कर दें, और ये चीज़ें वो उनकी कई गाय बगाए उन्होंने बातें की हैं
कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है इसमें हमें ड्यूरेशन वाइज पहले ही डिसाइड कर देना चाहिए कि इस महीने अगले 3 महीने कौन कौन से जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन केस सुनेंगे, अगले उससे क्या होंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। वो खुद ही कर देते ये चीज़ें, और उन्होंने इस बात पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज भी किया। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये जो आ रहा है कि खुद अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर भी और जो लॉ मेकर दूसरे हैं अब वो बताएंगे, वहाँ जब ये डिसाइड होगा जी फलां बेंच बैठेगा, उसमें वहाँ ही पोलराइजेशन आ जाएगी कि जी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि जी फलां जज को बिठाएं, लॉ मिनिस्टर का मौक़िफ़ है जी फलां जज को बिठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक, काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, कुछ मखसूस सीनियर तरीन जजेस आइनी मामलात को देख पाएंगे। जस्टिस याया अफरीदी के ऊपर बार बार तस्करा हो रहा है इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के आइनी बेंच का उनको सरबराह बनाया जाए, लेकिन 1997 की तरह सुप्रीम कोर्ट में 2 अदालतें तो शायद नहीं लगेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तकसीम ज़रूर होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पीछे? कल रायवंड में सबसे ज़्यादा बहस किस चीज़ के ऊपर हुई और इसके ऊपर रद्द अमल तहरीक इंसाफ क्या देने जा रही है? वक्फे के बाद बात करेंगे शेख वकास अकरम से। वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम मौजूद हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इरफान सिद्दीकी साहब का दावा है कि सेनेट में आईनी तरमीम कल पेश कर दी जाएगी। गो के खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि 2 दिन अभी हैं, लेकिन आईनी बेंच पे एतराज तो अब आप लोगों को नहीं है, लेकिन इस बेंच में रद्द-ओ-बदल का इख्तियार बहरहाल अब चीफ जस्टिस का नहीं होगा। सो सिर्फ चीफ जस्टिस की तकर्री पे ही एतराज है फिलहाल कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को रद्द ना किया जाए? हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते जी, हमें बिल्कुल इसके ऊपर एतराज है। ये बनाएगा भी जुडिशल कमीशन और इसमें उसको तब्दील करने का भी इख्तियार उस चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा। फिर उसमें जो प्रिंसिपल दूसरे इन्होंने रखे गए हैं वो कि हमारी लीगल टीम अभी इस पे बैठी है, बट सॉरी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। बट सर, चीफ जस्टिस की एज लिमिट इज आल्सो ऑफ द टेबल, बट चीफ जस्टिस पोस्ट को कन्वर्ट करने का कह रहे हैं इनटू अ 3 ईयर टेन्योर। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बना भी लिया जाए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और इख्तियारात तो महदूद होते दिख रहे हैं विद ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो ये नून लीग कह रही है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी नहीं है, हम भी नीचे आए हैं, मगर ये फकत आईनी बेंच भी नहीं है, इट हैज मच ग्रेटर पावर्स। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैंने आपको कहा हम इस पे अभी डिलिब्रेशंस कर रहे हैं। ये जो मुसद्दा में पकड़ाया गया है ये किसी भी हवाले से एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें और बहुत सी चीजें हैं, इसमें कई शिकें ऐसी हैं जो कि बाकायदा तौर पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए टेलर मेड है ताकि उनकी दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो सके एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और फिर आर्टिकल 8 के हवाले से इसमें कुछ चीजें हैं जिनमें आप देखती हैं कि कुछ कवर दिया जा रहा है दोबारा आर्मी एक्ट के हवाले से। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे लगता है कि इन्होंने आपस में डिलिब्रेशन किया और चीजें चेंज की और मुसवदा नया आ गया, बट नहीं, ये मुसवदा जो है अगर इसको डीपली थॉरली जिस पे हमारे लोग बैठे काम कर रहे हैं अगर हम देखें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें तो। नहीं तो वकास साहब, अब अगले चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी पैनल ऑफ 3 में से होने जा रहा है बज़ाहिर। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह को ही हर सूरत आप लोग अगला चीफ जस्टिस देखना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, या ये पैनल वाली शिक के ऊपर भी गौर किया जा सकता है? और तहरीक इंसाफ की वफ्द की अभी मौलाना से भी गुफ्तगू शुनीद जारी है। इज देयर स्टिल रूम फॉर मैनूवरिंग, और क्या वाकई आप लोग फिर भी कोई गो हेड नहीं देंगे जब तक इमरान खान से गो हेड ना मिले? देखिए जी, बात यह है कि खान साहब बयान दे चुके थे कि किसी पर्सन की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे नहीं, मगर आइन में यही है कि मोस्ट सीनियर जज शुड बी द वन टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह और खैर सल्लाह, अभी तक तो आइन यही कहता है। और अगर हम उस पे उसको इंसिस्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। हम चाहते हैं जो प्रिंसिपल ले हुआ है और उसमें जो मोस्ट सीनियर है वो आ गया है। दैट्स व्हाट। और शेख साहब, ये 9 मई के मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल, इसके ऊपर कल बहस भी हुई है बहुत रायवंड में, आपको खबर मिली होगी? बिल्कुल, हमें मौलाना पे मुकम्मल भरोसा है और हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सियासी मुखालिफ हैं और बहुत सी सियासी मुखालफतें हमारी हैं और रहेंगी और हम इन फस्ताइयों को फेस करेंगे। मगर बिलावल भुट्टो जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं और आप उनका मिलिट्री कोर्ट के हवाले से अगर मौक़िफ़ देख लें, नवाज शरीफ के हवाले से मौक़िफ़ देख लें, जुडिशरी की आज़ादी के हवाले से मौक़िफ़ देख लें, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो है ये किस लालच और किस उसके पीछे जो है वो बाकायदा तौर पे मौलाना को ये ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं बिलावल साहब
कि जनाब आप ये मिलिट्री ट्रायल वाला और कोर्ट वाला मामला तो माने ना, बाकी बाकी देख लेते हैं, बाकी मान लेते हैं। ही इज इंसिस्टिंग, आई डोंट नो व्हाई। क्या हो गया है, ये अपनी फिलॉसफी भूल गए हैं या ये कोई इतने ही जल्दी बनना चाहते हैं वजीर आजम के इनको ये कहा गया हो कि ठीक है भाई इन्हू शहबाज शरीफ को हटा देंगे तो तेन बहा देंगे। ये कोई प्रिंसिपल होते हैं, कोई चीज होती है। ठीक है कि आप फॉर्म 47 की रूह से यहाँ आए बैठे हैं, ठीक है कि इसी 47 ने आपको पता तारड़ से भी इलेक्शन हरवा दिया, बट हम तुसी बिल्कुल मतलब है कि कुछ कोई तो लाइन होती है जो बंदा कहता है कि अब मैंने इसको क्रॉस नहीं करना। तो दे हैव क्रॉस्ड ऑल लाइंस। शेख साहब, इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर दीस पीपल। स्पीकिंग ऑफ अता तारड़, आज वो फरमा रहे थे ऐवान में कि साफ शफाफ दरिया की तरह थी हमारी सियासी रवायात और इनको गर्दालूद पीटीआई ने किया है, बर्दाश्त रवादारी खत्म कर दी तो आप लोगों ने की है, सियासी मुखालिफत को सियासी दुश्मनी में बदला आप लोगों ने है। लॉट ऑफ दैट डज होल्ड क्रेडिबिलिटी जो आपकी पुरानी टेन्योर गई है। लेकिन सर ये बताइएगा, वो कहते हैं कि जब हमारी औरतों को आप लोग घसीटते थे केसेस के अंदर और जेलों में डालते थे तब याद नहीं था, आज अपनी औरतों के लिए रो रहे हैं। देख, हमने देखे, मेरी बात सुने, वो आपने गंडापुर की तकरीर सुनी थी जिसमें वो कह रहे थे किसने दरवाजा तोड़ा था और किसने तुम्हारे साथ ये किया था। अगर कराची में वो जो गिरफ्तारी हुई थी दरवाजा तोड़ के, या वो क्या हुआ था, किसने किया था, आज वो ये किसके साथ खड़े हुए हैं, ये क्या बातें करते हैं। एक पॉलिटिकल एंटिटी, एक खातून जो पॉलिटिक्स में है, शी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बट नॉट कि उसको जाली मुकदमों में ड्रैग किया जाए या बदतमीजी या बेहूदगी की जाए। वो सियासी औरतों के साथ भी वो नहीं है, मगर सियासी औरतें एक जदोजहद के लिए तैयार होती हैं। आप मुझे ये बताएं, बुशरा बीवी सियासी औरत, अलीमा खान सियासी औरत, डॉक्टर उज़मा सियासी औरत, ये जो जैन कुरैशी की बेगम साहिबा को उठाया, 2 छोटे छोटे बच्चे, घरेलू खातून, ये सियासी औरत थी। ये कौन सी रिवायत के तहत आप एक पीर की बहू, एक पीर की बीवी, इतने बड़े पीर खाने की, और पीर भी ना हो, एक आम आदमी हो, एक गरीब आदमी हो, एक मुसलमान पाकिस्तानी बेटी हो, सिर्फ पाकिस्तानी बेटी हो, चाहे वो मुसलमान ना भी हो, कौन सी रिवायत, कौन सा इस्लाम, कौन सा रिलीजन ये इजाजत देता है कि तुम सिर्फ एक आईनी वोट तरमीम के वोट हासिल करने के लिए लोगों की बेटियों को अगवा करके ले जाओ। वो हया शर्म रह गई है इनमें। अपना नहीं तो अपनी दाढ़ी का ख्याल कर लें, गुफ्तगू करते हुए सोचें। वो एक तुहाडी को खातून गिरफ्तार हो गई सी ते पाकिस्तान दी कितनी हजार औरतां तुसी बदला लेना है भाई ओदा। ये इट डजंट वर्क, ये कोई बराबर नहीं है। और डरे उस दिन से कि आप जैसे हाथ डाल रहे हैं कलीमी एहतजाजों में, पाकिस्तान के सारे पीर खाने अगर शामिल हो जाते हैं जो होने चाहिए, उनको आगे आना चाहिए इस काम के खिलाफ, क्योंकि ये पीरों की बेटियों पे, मशाइख उज़ाम के घरों पे, वर्करों की बेटियों पे, MNAs की उन पे, आम आदमियों की बेटियों को जिस तरह घसीट घसीट के 9 मई के बाद ये थानों में ले जाते रहे। क्या कर रहे हैं आप? ये मुस्लिम मुल्क है, ये मुसलमान, किस नाम के ऊपर ये सारी ये खेल तमाशा आप कर रहे हैं? वो हया शर्म है आप लोगों में? बातें करते हैं बैठ के, सिर्फ आगे बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने वाले, उनको तड़ियां देने वाली वजीरें यहाँ पे बैठी हैं, थोड़ी नौकरियां दे सिर लै जावांगी अगर तुसी न्यूसेंस क्रिएट की, हाथ जोड़ के और साथ ही धमकी। और ये बस आप छोड़ दें। जब चोरी का मैंडेट हो और फिर जो डिमांड्स होती हैं वो पूरी करने के लिए इंसान ही नहीं रहता है। अब ये इंसान ही नहीं रहेगा। शेख साहब, आप लोग FIR क्यों नहीं कटाते? ये समझ से बालातर है। वो लोग डिनाई भी करते हैं, सबूत भी मांगते हैं, FIR आप नहीं कटाते। कल हुकूमत कह रही थी कि ऑडियो रिकॉर्ड्स पब्लिक करें, आप कहते हैं हमारे पास हैं, मगर पब्लिक भी नहीं करते। बिल्कुल है जी, पब्लिक हो जाएंगी, बिल्कुल पब्लिक करेंगे, कर रहे हैं, और बहुत सी इकट्ठी हो रही है। अब तो ये जब से मैंने इसको वो किया है और दोस्तों ने इसका जिक्र किया है तब से हो गए। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी, इलेक्शन कमीशन में लेके जाएंगे। अगर वो लोग सेनेटर्स हैं तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए फाइल करेंगे हम, डोंट वरी जी, बिल्कुल करेंगे। आखिर हमने जो नाम लिए हैं, कहा है कि ऐसे ऐसे लोग फोन कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? और हम कह रहे हैं कि तो हमने ऐसे ही कह दिया, उसके पीछे कोई होमवर्क तो होगा। जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में कहेंगे यार देखो भाई ये इसको सर कब जाएंगे? वो कहते हैं ना, पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अमन कोशिश ही हम कर सकते हैं ना जी, हमको मिलिटेंट तो कोई नहीं है, हमने जबरदस्ती को किसी का को सर तो नहीं फाड़ना जाके। जो हमारे पास अवेलेबल फोरम्स हैं, मगर शेख साहब मैटर ऑफ रिकॉर्ड नहीं बना रहे ना आप लोग। आप मैटर ऑफ रिकॉर्ड बनाए इन एब्डक्शंस को, इन हरासमेंट्स को। बिल्कुल करेंगे जी। आप जिन बीवी का आप जिक्र कर रही हैं, अगर आप जैन कुरैशी साहब की बेगम साहिबा के हवाले से कह रही हैं, तो बिल्कुल इसको वो करेंगे। उनके मियाँ जो है वो खुद ऑल इंसिडेंट सर, फादर इन लॉ है, ही इज इन जेल,
पीछे से खवातीन है घर में, हम सारे खुद रूपोश हैं। बिल्कुल वकुआ 1-2 दिन पुराना भी हो जाए तो एफआईआर तो फिर भी उनका राइट है, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे अच्छा शेख साहब, अब सारे ये लोग कल इकट्ठे होते हैं, सेनेट के अंदर बात आ रही बिल्कुल है, इस पे करेंगे नहीं। ये सेनेट की बात आ रही है अब कि कल ये पेश कर दिया जाएगा। आपके अपने बंदे इंटैक्ट हैं या नहीं है? बैरिस्टर गोहर तो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ बंदे इनके लिए वोट नहीं करेंगे इस बिल के लिए, बट व्हाट इज योर नंबर गेम राइट नाउ? हमारे बंदे इंटैक्ट है जी। हमारे बंदे नेशनल असेंबली में 1-2 बंदों के हवाले से बातचीत होती रही है, बट वी आर स्टिल एंगेजिंग विद देम। अदर देन दैट मौलाना साहब स्टिल स्टैंडिंग विद अस। सेनेट में इन्होंने लोगों को खरीदने, इज्जतों को करने की कोशिशें की हैं। जैसे सेनेटर जरका की इन्होंने कितना जुल्म किया कि इज अ स्पेशल चाइल्ड, शी वाज ओवरसीज एंड देन दे अबडक्टेड दैट चाइल्ड, और फिर उनको जो है वो वापस आना पड़ा। बट आपने उस दिन उनकी वीडियो सुनी, शी स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। सो यस, ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। आप देखें जैन कुरैशी भी तो नहीं हिल सका ना, जितना बड़ा इन्होंने वार किया पाकिस्तान के सोशल उसके ऊपर और रिलीजन उसके ऊपर, इसके बावजूद वो खड़ा है। तो नंबर अभी तक तो मेरी बहन पूरा है। आप देखें अगर नंबर मेयर बहन पूरा ना होता, और देखिए मेंगल के सेनेटर्स का आपने वो आपने नसीमा एहसान साहिबा का, वो जो उनकी सेनेटर साहिबा है, वो आज रो पड़ी वहां पे तकरीर करते हुए। एक्सट्रीम प्रेशर है। जरा क्या दुनिया को, सिविलाइज दुनिया को क्या चेहरा दिखा रहे, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या तरीकेकार है। ये आपने कौन सा ऐसा मुल्क बना दिया है जिसमें सिर्फ लितर से आप कभी आप बच्चों को मार रहे हैं, स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुट्टी जाते हो, पुलिस तो उनसे शेलिंग कर रहे हो। सर ये मतलब है ना कि उनके साथ बैठा जाए, के हवाले से उनकी बात को सुना जाए, तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत दिखाई दे रहा है शेख साहब। को जस्टिस दिया जाए, मगर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए जिससे उनको तसल्ली हो, उनका इंसाफ हो जाए। तुसी कहने मारी जाओ, इनको हिरासत में ले लो। वो पैमरा को भी आ गया है कि जी जो इनको कवर करेगा उसका भी ऐसे, नॉनसेंस, ये क्या? सर मुझे एक बताइएगा, वो स्टूडेंट्स का इशू ऑल है सर, वो अलग है, एंड दैट्स अ होल डिफरेंट डिबेट ऑल इटसेल्फ, देयर इज नो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड येट। मगर एक बात बताइएगा सर, ये आप कल एक मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। अब कॉल मगर आप लोग देते हैं, लीडर बाहर आपके नहीं आते। गंडापुर साहब शिकायतें करते हैं कि हमाद अजहर नहीं सामने आता, ना लोग लेकर आता है, लीडरशिप खुद मंजर आम से गायब हो जाती है, लोग लीडर लेस फिरते रुलते दिखाई देते हैं। फिर बार बार ऐसी कॉल से ना सिर्फ वोटर एग्जॉस्ट होता है बल्कि ज्यादा रिजेंटमेंट भी बढ़ती है। गलत सर, पता नहीं क्यों मुझे ये समझते हैं कि ये लोग कई चीजें होती है ना, शौक की होती हैं, लोग हमें चस्के लेने के लिए बातें करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, गंडापुर भी और हमाद अजहर दोनों उस गुफ्तगू को डिनाई कर चुके हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं। पहली बात है। दूसरी बात यह है, कौन सा वो बेवकूफ है इस वक्त पाकिस्तान में। एक होता है कमला जिसे हम कहते हैं पागल, एक होता है यमला हमारी जबान में पंजाबी में, जो खुद ब खुद एक्ट करता है कि मैं पागल हूँ। मैं जरा इन यमलों से पूछना चाहता हूँ, आप हमारे एमएनए को क्यों गैर महफूज करना चाहते हैं? इमरान खान साहब का हुक्म था, खान साहब का हुक्म था, बाकी खान के हुक्म याद हैं, इन यमलों को ये हुक्म याद नहीं है। खान ने कहा था और बिल्कुल ठीक कहा था, आज साबित हो गया। जो एमएनए की फैमिलियों को उठा रहे हैं, जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, जो कारोबार बंद कर रहे हैं, उनकी बीवियों को अगवा कर रहे हैं, उनके बच्चों को अगवा कर रहे हैं, उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो खान ने जो इन्हें महफूज होने का कहा था वो ठीक कहा था। मिकदाद खान बलोच सरगोदे का हमारा एमएनए इन्होंने गायब किया है मोटरवे के ऊपर से। अब क्या सरगोदे वाले क्या, उनको महफूज किया गया है, रूपोश किया गया है। कहते हैं लीडर नहीं है, लीडरों के बगैर आ गए यहाँ पे। ये एमपी लीडर नहीं होता जो 6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का सदर होता है, जो प्रोविंस का सदर होता है, जो रीजन का सदर होता है, वो लीडर नहीं होते। एक नए यमले बने पड़े हैं, हमें नई डेफिनेशन किधर है किधर है। अगर एमएनए उठ जाते हैं और इंसान है, कल इनको मार पीट के कुछ भी करके इनसे किसी किस्म का कुछ काम करवा लिया जाता है, तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह की अदालत में? और खान साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? खान को क्या कहेंगे? खान ने कहना नहीं है भाई कल तो किया सी, तुसी अपने आप को महफूज करो, तो कौन से हीरो बनने के लिए? जब लोग आपको कहते हैं कि आपको हमने वोट खान की वजह से दिया है, तो आप सब खान हैं, आप सब पीटीआई हैं। ये जो आपके 100 एमएनए, पंजाब में तो 50-55 एमएनए है, अगर वो नहीं है और वो इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए रूपोश है, तो मैं समझता हूँ ये जो यमले बने हुए हैं ना, ये इस मामले को खत्म करें। हमने कहा है, एक दफा नहीं, हमने 1000 बार कहा है कि बाहुकम पार्टी एंड बाहुकम इमरान खान, उनको महफूज किया गया है। आप लोग चीजें संभालें। फिर हर एमएनए अपने भाई, अपने भतीजे, अपने ग्रुप वालों को भेजता है अपने धड़े के साथ एहतजाज के अंदर। ये भी मैं परसेप्शन लोगों की खत्म कर दूं कि पार्टिसिपेशन नहीं है।
ये ज्यादा पार्टिसिपेशन की क़यादत की बातें वो करते हैं जो खुद कहीं नजर नहीं। मगर शेख साहब, हिकमत अमली पे तो एक वाज़े कन्फ्यूजन और अदम एतमाद क्लियर हो जाता है। एहतजाज करना है, नहीं करना, और अगर कर दिया है तो फिर मौखर करना है, नहीं करना। कन्फ्यूजन, सेहतयाबी के इत्तलात आ जाएं तो उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना। बैरिस्टर गोहर बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, उनकी जो बहन है वो उसको रद्द कर रही हैं। अब कल करने क्या जा रहे हैं आप लोग? अब क्या लाहे अमल है कल का? देखें, सेहतयाबी के हवाले से बिल्कुल मैं भी ये समझता हूँ कि जो उन्होंने मिसकमिटमेंट की चेयरमैन गौहर के साथ, हमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर आए, हम आपका डॉक्टर मिलवा देंगे अपने डॉक्टर्स के साथ। हमने बाहर से, ओवरसीज से, अब्दुल खान साहब का जाती मॉलेज से उनको बुलाया, पूरा दिन वो वहाँ खड़े रहे अडियाला, और इन बेशर्मों ने मिलने नहीं दिया। बहुत बड़ी मिसकमिटमेंट की। अब कल का एहतजाज बेसिकली इन आईनी तरमीम को रोकने के लिए एहतजाज रजिस्टर करवाना है। बरोज जुमा यानी कि कल 18 को जुमे की नमाजों के बाद हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भरपूर एहतजाज होगा। लोग बाहर आएंगे, पब्लिक, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हम पब्लिक को शामिल करना चाहते हैं। सिर्फ वर्कर जो है ना, सिर्फ वर्कर वो तो मोबिलाइज करेगा, लोगों को लेके आएगा, बट वो इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक पब्लिक नहीं आई। हम पब्लिक को कहते हैं ये जुल्म तुम्हारे साथ हो रहा है, सब शामिल हो, ये पुरअमन एहतजाज होगा और इस पे होल पार्टी स्टैंड्स यूनाइटेड। और जब कल ये एहतजाज खत्म होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकर मौजूद थे, कह रहे थे कल एहतजाज खत्म होगा तो साथ ही अगला लाहे अमल अनाउंस करेंगे। एक तरफ कल तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज होगी, दमादम मस्त कलंदर होगा। दूसरी तरफ पार्लिमानी कमेटी एक बार फिर कल 1:30 से 2 बजे तक सर जोड़ के बैठेगी कि एक हतमी फैसला किया जा सके आईनी तरमीम के हवाले से। नाज़रीन, आपको बताते चलें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुईशत के हवाले से अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए गुज़िश्ता साल के दौरान लिए गए इक़दामात और मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार तो किया है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि मुआशी इस्तेकाम बरकरार रखने की राह में मुतअद्दिद रुकावटें हायल हैं। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कारोबारी माहौल साजगार बनाने की जरूरत है। तहकीक और तरक्की के फरोग और पैदावारी सलाहियत में इजाफे की जरूरत है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते टैक्स चोरों की गिरफ्तारी के ऐलानात करने के बाद अब यह खबर सामने आई है कि 4 CFOs को गिरफ्तार कर लिया गया है। FBR ज़राए के मुताबिक ये गिरफ्तारियां हुकूमत की जानिब से जाली रसीदें बनाने और फिर इन जाली रसीदों से कंपनियों और अफराद को फायदा पहुंचाने के अमल को रोकने के लिए की गई हैं। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनमें जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, साथ ये भी बताया जा रहा है इनमें से एक टेक्सटाइल यूनिट के अहम ओहदेदार भी शामिल हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने बंद की जाने वाली 5 IPPs को तकरीबन 72 अरब रुपए की अदायगियां करने का भी फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा 36.5 अरब रुपए हबको को अदा किए जाएंगे, जबकि रोश पावर को 15.5 अरब रुपए, AES लाल पीर को तकरीबन 13 करोड़ रुपए और एटलस पावर को 6 अरब रुपए अदा किए जाएंगे, जबकि सबा पावर को 1 अरब रुपए दिए जाएंगे। इन तमाम पावर प्लांट्स की मजमूई पैदावारी सलाहियत 2400 मेगावाट है। और जरा ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से IPPs के साथ किए गए मुआहिदों पर नजरसानी करने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने 4200 मेगावाट पैदावारी सलाहियत पर चलने वाले मजीद 18 IPPs को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि हुकूमत ने इन 18 IPPs को अदायगियां भी रोक दी हैं। 5 IPPs की तरह अब ये 18 IPPs भी 1994 और 2002 की पावर पॉलिसीज के तहत ही बनी थी। Moving over to international story very close to our heart, especially every human being's heart, जिसके सीने में दिल है। नाज़रीन, 2 हफ्ते कबल ईरान की जानिब से इजराइल पर मिसाइल हमलों का जवाब अभी तक इजराइल की तरफ से तो नहीं दिया गया, मगर लेबनान और गजा पर इजरायली फौज की बमबारी मजीद शदीद होती जा रही है। और अब इजरायली फौज ने यह दावा किया है कि जबालिया कैंप पर किए गए एक हमले में हमास के नए सरबरा याया सवार को शहीद कर दिया गया है। इजरायली फौज का यह कहना है कि एक फलस्तीनी का DNA टेस्ट शुरू कर दिया है और ये शुबा है कि स्कूल के हमले में लाश याया सवार की ही है, लेकिन एज वी स्पीक याया सवार की शहादत के हवाले से हमास की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, मगर इजरायली हमले के नतीजे में 28 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा के अलावा इजराइल लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी हमले जारी रखे हुए है। इजराइल ने जिन इलाकों को निशाना बनाया है वहाँ 2100 साल पुरानी अंबिया कराम की कब्रें भी मौजूद हैं। अरब मीडिया के मुताबिक पैगंबर याकूब के बेटे पैगंबर बिन्यामीन की कब्र भी इसी इलाके में मौजूद है और अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सक रहा कि वो कब्र भी और ये तमाम तर कब्रें महफूज हैं या नहीं। गजा और लेबनान के बाद इजराइल ने शाम के सरहदी इलाकों पर भी बमबारी शुरू कर दी है। आज सुबह की गई इस बमबारी का मकसद शाम में मौजूद ईरान रिलेटेड जो एसेट्स हैं उनको निशाना बनाना था और अब तक कुल 43,000 फलस्तीनी शहीद, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और अब
सर्दियों की आमद है। सर्दियों की आमद के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बमबारी ना रोकी गई तो तकरीबन 4 लाख फ़लस्तीनी खुराक की कमी के बायस कहत साली का शिकार हो जाएंगे। अपने बहन भाइयों को दुआओं में याद रखिए। सर्दियों की आमद से कबल जो कुछ कर सकें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ज़रूर मदद कीजिए। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।